बायोनेटस में खेती के लिए हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं। एक मिट्टी के लिए है और दो पौधों के लिए है। मिट्टी वाला हम किसी भी तरह की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किस तरह की फसल उगाई जा रही है इससे उसका कोई लेना देना नहीं। उसका काम सिर्फ मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना है। मिट्टी की जो पैदावार को बढ़ाने के लिए जो मिट्टी के अंदर खास बात होनी चाहिए वो हो उसके अंदर, ये बात सुनिश्चित करना उसका काम है। इसके अलावा जो दूसरे दो प्रोडक्ट्स हैं वो स्प्रे के माध्यम से हम पौधे के अंदर दे सकते हैं। इरिगेशन के लिए भी हम दे सकते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो या हम अदरवाइज जो इरिगेशन होती है उसके लिए हम दे सकते हैं। अभी हम लोग चलिए जानते हैं कि बायोनेटस के प्रोडक्ट्स की हमें आखिर जरूरत क्यों है। आखिर क्यों हम बायोनेटस का अ, व्यवहार करें, क्यों उसका प्रयोग करें। फ्रेंड्स, धरती को हम माता कहते हैं और माता वो होती है जो जन्म देती है, जैसे कि हम गाय को भी माता कहते हैं। तो बेसिकली धरती ही है, मिट्टी ही है, जो भी आप आसपास देख रहे हैं वो सारी की सारी चीज या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली मिट्टी से निकली है। मिट्टी ही हमको ये सारी चीजें देती है। जैसे कि कपड़ा हो गया, आज जो हम कपड़े पहनते हैं वो कॉटन के कपड़े, कॉटन तो धरती से उगता है। इसके अलावा स्टेशनरी, कॉपी, किताब, ये सारी की सारी चीजें भी कहीं ना कहीं मिट्टी से ही बनती है। या लकड़ी से बनती है, जो कि लकड़ी को प्रोसेस करके कागज में बदला जाता है। फर्नीचर वो भी लकड़ी से बनता है, वो भी धरती से आता है। आप पेट्रोल देख लीजिए या कोयला देख लीजिए, इस तरह की कोई भी चीज हो वो धरती से आती है। और आप देखिए जितने भी तरह के अनाज हम खाते हैं, दाल खाते हैं या चावल खाते हैं या ऐसा कुछ भी हम अगर खाएं, वो सब्जियां हो या फल हो, वो मिट्टी से ही आता है। तो जितनी भी चीजें अगर मिट्टी से आती है, मिट्टी नहीं होती तो हम होते ही नहीं। बिना मिट्टी के तो पॉसिबल ही नहीं एग्जिस्ट होना। तो अभी क्या है, हजारों सालों से मिट्टी हमें माता की तरह भरण पोषण हमारा करती आ रही है। लेकिन आज आज मिट्टी में असुविधा है। आज हमारी माँ बीमार है, धरती माँ बीमार है। बीमार क्यों है? क्योंकि अलग अलग तरह के केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड डाल डालकर उसकी उसकी हालत खराब कर दी गई है और मिट्टी की बेसिकली बैंड बजा दी गई है। ये सारी चीजें जब डालते हैं तो ये बेसिकली एसिडिक कर देती है मिट्टी को, और मिट्टी में काफी सारे तरह के चैलेंजेस आते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की बहुत ही ज्यादा दुर्दशा होती है, बहुत ही ज्यादा असुविधा होती है। अभी क्या है कि सॉइल को फर्टाइल होने की जरूरत है। अगर कोई मिट्टी बंजर है, अगर या कोई मिट्टी में उर्वरता कम है, या बहुत सारी ऐसी मिट्टी है जहाँ खेती नहीं की जा सकती, तो मिट्टी में मूल तौर पे जैसे आप अगर रेगिस्तान में खेती करने जाएंगे तो आप महंगे से महंगे बीज भी अगर आप इस्तेमाल कर लें तो आप वहां पर खेती नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मतलब मिट्टी के अंदर वो 18 एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि रेगिस्तान में मौजूद नहीं है, या किसी भी मरुभूमि में या किसी भी तरह की कह लीजिए बंजर जमीन पे मौजूद नहीं है। अब 18 एलिमेंट चाहिए अमूमन फार्मिंग के लिए। और हम क्या करते हैं, हम 18 एलिमेंट्स डालते हैं, 18 एलिमेंट्स निकालते हैं मिट्टी से फार्मिंग के तौर पे, और सिर्फ तीन ही डालते हैं। सिर्फ तीन ही डालते हैं। 18 एलिमेंट्स निकालते हैं और तीन एलिमेंट्स डालते हैं। जैसे कि हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों एलिमेंट्स हम मिट्टी में बार बार डालकर, आप देखिए अगर कहीं खेती हो रही है तो सिर्फ इतना सा खोदा जाता है। मिट्टी को सिर्फ इतना सा या इतना सा खोदा जाता है, और उसी में कुछ कुछ डाल के उगा दिया जाता है बहुत सारी चीजें। अभी आप देखिए कि 18 एलिमेंट्स बार बार निकालें और बार बार सिर्फ तीन ही एलिमेंट डालें, तो 15 एलिमेंट की तो फिर भी कमी हो जाएगी आगे आने वाले समय में। तो 18 एलिमेंट्स टोटल मिट्टी में होने चाहिए, लेकिन हम सिर्फ तीन डालते हैं, 18 निकालते हैं, तीन डालते हैं, 18 निकालते हैं। लगातार अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो आगे चल के दिक्कत आएगी। और लगातार ये प्रोसेस अगर चलेगा तो आगे चल के 18 एलिमेंट्स तो नहीं रह पाएंगे मिट्टी में, तो मिट्टी उर्वरक नहीं रहेगी। और इसी वजह से मिट्टी अपनी उर्वरता, मिट्टी अपना पोषण, मिट्टी अपनी जो पोटेंसी है, जो ताकत है, वो खो चुकी है, जिसकी वजह से तरह तरह की असुविधाएं भी आजकल लोगों को होती है। आज देखिए अगर किसी को बीज लगाना है, अगर वो मान लीजिए एक समय में जब 1 केजी बीज में काम होता था, एक एक मिट्टी में, अब उसी मिट्टी में 1.5 केजी बीज लग रहा है, 1.25 केजी बीज लग रहा है। क्यों? क्योंकि सारे बीज तो पनपते ही नहीं, और जो बीज पनपते हैं वो बीज भी पूरे के पूरे
मतलब ये नहीं होते। आप देखेंगे कि जब गन्ने की खेती होती है या अलग अलग चावल की भी खेती होती है, तो जितने भी बीज एक साथ लगाए जाते हैं वो बहुत ही घने होने चाहिए। लेकिन वहां पर जो बेलें निकलती है, जो उसमें अंकुरित होकर जो मतलब उसकी बेलें या डालियां निकलती हैं, वो बहुत ही कम घनी होती हैं। वो बहुत ज्यादा घनी होने की जरूरत है। लेकिन धीरे धीरे बहुत ज्यादा बीज इस्तेमाल करने के बाद भी जो है वो उपज कम हो रही है। आप सोचिए कि जो जंगल में जो फल होते हैं, जंगल में जो अलग अलग तरह के जिसको जानवर खाकर अपना जीवन पालते हैं, जैसे बंदर और ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, आप सोचिए वहां पर तो किसी भी तरह का कोई भी कुछ भी नहीं किया गया था। छिड़काव नहीं किया गया था, यूरिया नहीं डाला गया था, डीएपी नहीं डाला गया था, या इस तरह की कोई भी दवाइयां भी नहीं डाली गई थी। लेकिन जंगल में फल को तो कोई दिक्कत नहीं आई। जंगल में तो फल वैसा का वैसा है। वहां पर तो हर तरह के कीड़े भी हैं, लेकिन वहां तो फल को कुछ नहीं हुआ। तो धीरे धीरे मिट्टी अपनी उर्वरता खो रही है, क्योंकि हम अननेचुरल चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रकृति ने हर चीज की व्यवस्था की थी, लेकिन उस व्यवस्था को हम पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जिसकी वजह से अलग अलग तरह की दिक्कत हमें आती है। अभी क्या है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा केमिकल फ्री विकल्प नहीं है? उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि हम केमिकल फ्री विकल्प या कंप्लीटली ऑर्गेनिक हम कैसे अपनी उपज को कर सकते हैं। सन 70 के दशक में एक चीज आई थी जिसको हम कहते थे हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले सारी की सारी खेती गोबर से ही होती थी, कंपोस्ट खाद से ही होती थी, यानी कि नेचुरल खाद से, बिना बिना किसी भी केमिकल के, बिना किसी भी रसायन के, है ना। लेकिन हरित क्रांति आने के बाद जिस खेत में एक बोरी अनाज होता था, उसी खेत की उपज बढ़ा दी गई अलग अलग तरह की कंपोस्ट से। तब उपज ज्यादा क्यों हो गई? तब उपज ज्यादा इसलिए हो गई, तब उपज इसलिए ज्यादा हो गई, उसलिए इसलिए ज्यादा हो गई क्योंकि उस समय मिट्टी खराब नहीं थी। इस वजह से जब केमिकल डाला गया, तब क्या हुआ कि मिट्टी जो नेचुरल मिट्टी थी उस समय तक, उसके नेचुरल तत्व भी काम आए, और केमिकल के प्रभाव से भी उपज एकदम से बढ़ गई। लेकिन आज की डेट में जहां केमिकल डाल डाल के हमने मिट्टी का बैंड बजा दिया है, वहां पर अगर आप देखें, ज्यादा से ज्यादा केमिकल डालने पर ही सेम प्रभाव आपको मिल पाता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर आज दवाई खा रहा है, तो कल आने वाले समय में उसकी दवाई का या तो पावर बढ़ेगा या तो संख्या बढ़ेगी। ठीक उसी तरह से जैसे जैसे हमने मिट्टी की नेचुरल एबिलिटी को कम कर दिया, तो वैसे वैसे ज्यादा ज्यादा केमिकल डालने से उसकी एबिलिटी फिर नॉर्मल हो पाती है। ठीक उसी तरह से ऑर्गेनिक खेती करने के लिए हमें वापस से पुराने तरीकों में जाने की जरूरत है। और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल होने लगे, तो जानवरों का जो गोबर था वो तो इस्तेमाल होता था एक समय में, एक समय में तो इस्तेमाल होता था। और जानवरों के गोबर की जगह ये जो केमिकल का प्रयोग हुआ, उसी की वजह से बहुत सारे रोग आज हमें होते हैं। शरीर के अंदर जो है डेफिशिएंसीज पैदा होती है, क्योंकि खाने में जो होना चाहिए वो खाने में है नहीं। अभी ऐसे में ये सोचने का विषय है कि जो केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका काम भी ह्यूमिक एसिड पैदा करना है, फल्विक एसिड पैदा करना है। और जो हमारे जो मान लीजिए गोबर था, जो बहुत समय पहले इस्तेमाल किया जाता था, उसका काम भी ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड पैदा करना है। यानी कि चाहे केमिकल वाला विकल्प हम चूज करें, चाहे गोबर वाला विकल्प हम चूज करें, बनता ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड ही है। यानी कि इन दोनों चीजों के पैदावार से ही खेती संभव है। चाहे केमिकल वाला रास्ता अपनाएं, चाहे ऑर्गेनिक वाला या जैविक वाला रास्ता अपनाएं, बने बनाना ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड ही है। क्योंकि मिट्टी को क्या चाहिए, मिट्टी की क्या खुराक है? मिट्टी की खुराक है ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड। अब वो नेचुरली बनाए या अननेचुरली बनाए, उसको तो ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड चाहिए। अब ये बनाने के लिए हमें तो गोबर चाहिए। अगर हमें मान लीजिए ह्यूमिक एसिड फल्विक एसिड बिल्कुल नेचुरली बनाना है, तो गोबर चाहिए। इतना गोबर है ही नहीं, क्योंकि पहले के समय में
जो मतलब बहुत सारे पशु पक्षी हुआ हुआ करते थे, तो वो पशु पक्षी को चराने लेकर जाया जाता था, उनका गोबर इकट्ठा किया जाता था एक जगह। तो ये गोबर को इकट्ठा करना एक मेहनत वाली प्रक्रिया थी। ये उसको सड़ाना 3 से 4 महीने लगते थे उसको सड़ाने में। जितना ज्यादा सड़ेगा उतना ज्यादा ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड पैदा होगा, क्योंकि वो जो गोबर था वो कीटाणुओं का, अच्छे कीटाणुओं का खाना था। आज मिट्टी की बैंड क्यों बजी हुई है? क्योंकि हम लोगों ने बुरे कीटाणुओं को मारने के लिए, बुरे पेस्ट्स को मारने के लिए, बुरी चीजों को मारने के लिए हमने अच्छे का भी गला घोट दिया है, जिसकी वजह से अच्छे वाले भी नहीं है। और अच्छे वाले न होने की वजह से हमें तरह तरह की दिक्कत आ रही है। अब ये जो गोबर हम डालते थे वो अच्छे कीड़ों का खाना था। अब जब वो ये अच्छा खाना खाते थे तो उनकी संख्या में वृद्धि होती थी। जैसे जैसे उनकी संख्या में वृद्धि होती थी, जैसे जैसे वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते थे, वो मिट्टी में नीचे तक खोद देते थे, जिसकी वजह से मिट्टी बिल्कुल दानेदार, बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल मुलायम हो जाती थी। एकदम बिल्कुल पाउडर की तरह, या बिल्कुल एकदम सॉफ्ट मिट्टी हो जाती थी। तो लेकिन अब वो अच्छे कीटाणु रहे ही नहीं, अच्छे केंचुए रहे ही नहीं। पहले केंचुए का भी प्रयोग होता था। तो जब गोबर डालते थे तो वो केंचुए अपने आप पैदा होते थे उसको खाने के लिए। और वो खाने के बाद जो वो खुद गोबर करते थे, वो भी पौधे के लिए नेचुरल खाद का काम करता था। लेकिन केमिकल का काम जो है वो आसान था, लेकिन गोबर का काम मुश्किल, क्योंकि कई महीने लगते थे उसको सड़ाने में, कई बहुत ज्यादा समय लगता था उसको इकट्ठा करने में। गाय कहीं चरने गई, उसने गोबर कहीं दूर कर दिया, तो आपको गोबर उठा के लाके उसको जगह पे डालना पड़ेगा। और तो ये सारा मामला था, जिसकी वजह से लोगों ने केमिकल चूज किया, लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर को चूज किया, क्योंकि शॉर्टकट था, क्योंकि बिल्कुल आसानी से काम हो जा रहा था। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि जब केमिकल फर्टिलाइजर से भी, या इससे भी, जब बनाना ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड ही है, तो क्यों ना कोई ऑर्गेनिक या इको फ्रेंडली तरीका अपनाया जाए, जिससे कि ह्यूमिक एसिड नेचुरली बन सके। और ये जो गोबर वाला झंझट है, गोबर को सड़ाने का झंझट है, या मान लीजिए उसको कंपोस्ट खाद बनाने के लिए गोबर इकट्ठा करने का झंझट है, समय देने का झंझट है, वो भी ना हो। तो एक ऐसा तरीका जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर लोग क्यों यूज कर रहे थे? क्योंकि आसान था, और बहुत ही इजी था, और बहुत ही मेहनत कम थी। और केमिकल जो ऑर्गेनिक है वो क्यों नहीं यूज कर रहे थे? क्योंकि समय ज्यादा लग रहा था, मेहनत ज्यादा लग रही थी। तो कोई ऐसा उपाय निकाला जाए, साइंटिस्ट ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब हम ऑर्गेनिकली कुछ ऐसा उपाय निकाल ले जिसमें समय भी ज्यादा ना लगे और फटाफट हमारा काम होना शुरू हो जाए। तो इसके लिए बायोनेटस एक साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड एक ऐसा प्रोडक्ट है। बायोनेटस एक ऐसी रेंज है जिससे नेचुरली वो 18 एलिमेंट्स पौधों को मिल सके, मिट्टी को मिल सके, और मिट्टी वापस से वैसी हो जाए जैसे कि हमारी हरित क्रांति के पहले थी। अब हम समझते हैं कि ये होगा कैसे। मिट्टी को 18 एलिमेंट्स चाहिए, जिसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। जैसे कार्बन चाहिए। कार्बन जो चाहिए वो बहुत ज्यादा तादाद में चाहिए। फोटोसिंथेसिस के लिए भी बहुत जरूरी है। सांस मतलब अपना खाना बनाने के लिए पौधों को चाहिए। खाना बनाएंगे तभी रसोई बनेगी, और वो रसोई फल के रूप में या सब्जी के रूप में हमें मिल पाएगी। तो जितना ज्यादा खाना बनाएगा उतना ज्यादा फल मिलेगा, उतना ज्यादा सब्जी मिलेगा। तो कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। इस वजह से कार्बन मिट्टी से भी लेता है एक पौधा, और हवा से भी लेता है। हाइड्रोजन चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और वो पानी के माध्यम से भी उसे मिलता है। इसके अलावा ऑक्सीजन, अब ये हाइड्रोजन जो है वो मिट्टी से मिलेगा, क्योंकि पानी तो मिट्टी के अंदर से लेता है वो। इसी वजह से हम पौधों में अमूमन पानी डाला करते हैं। ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन उससे सांस लेने के लिए चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए सांस लेने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ दिन में चाहिए होता है, रात को सांस लेने के लिए उनको भी ऑक्सीजन ही चाहिए होता है। तो रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए और फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनको ऑक्सीजन भी कम मात्रा में चाहिए होता है, जो वो रिलीज भी करते हैं दिन दिन के दौरान। नाइट्रोजन चाहिए होता है। नाइट्रोजन क्यों? ताकि वो अपने आकार को बढ़ा पाए तेजी से। जैसे हमारे शरीर में प्रोटीन प्रोटीन की जरूरत है, वैसे ही नाइट्रोजन की जरूरत पौधे को है, अपना विस्तार करने के लिए, अपनी साइज बढ़ाने के लिए, अपना आकार बढ़ाने के लिए। क्योंकि आप देखिए कि जो हमारी हवा है, हवा में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। और जो हमारा कह लीजिए यूरिया लोग डालते हैं, उसमें करीब 46% नाइट्रोजन होता है। लेकिन वो सॉल्युबल फॉर्म में होना चाहिए,
डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा पौधा। अगर डायरेक्टली यूरिया पौधे के ऊपर डाल देंगे तो पौधा जल जाएगा, पौधा अपना अपने आप को बचा नहीं पाएगा। इस वजह से मिट्टी में डालते हैं, ताकि मिट्टी के साथ मिलकर वो एक सॉल्युबल फॉर्म में फिर उसको जड़ एब्जॉर्ब कर पाए। तो नाइट्रोजन भी चाहिए होता है, और फास्फोरस भी चाहिए होता है अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, और साथ ही साथ अपने जड़ों को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा पोटेशियम चाहिए होता है एंजाइम एक्टिवेशन के लिए। उस जैसे हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वैसे और एंजाइम्स की जरूरत होती है हमें, वैसे पोटेशियम पौधों के अंदर भी एंजाइम एक्टिवेशन और वाटर बैलेंस, यानी कि पानी की परिमात्रा को बरकरार रखने के लिए पौधे के अंदर पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। कैल्शियम की जरूरत होती है कोशिकाओं को मजबूत करने के लिए और रूट्स को बढ़ाने के लिए, उनकी जड़ों को नीचे तक जा पाए, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए। मैग्नीशियम चाहिए फोटोसिंथेसिस को करने के लिए, क्योंकि क्लोरोफिल का जो सेंट्रल कंपाउंड है वो मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा पत्ते के अंदर खाना बन पाएगा। पत्ते के अंदर पौधे का खाना बनता है, तो खाना जितना ज्यादा बनाएगा उतना ज्यादा फल बड़ा होगा, उतना ज्यादा फल चमकदार होगा, उतना ज्यादा फल टेस्टी होगा। तो खाना ज्यादा बना पाए, इसकी वजह से ज्यादा मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। और मैग्नीशियम तो हम डालते ही नहीं, हम तो सिर्फ डालते हैं नाइट्रोजन, या यूरिया के तौर पे नाइट्रोजन, पोटेशियम और सोडियम, फास्फोरस और पोटेशियम, यही डालते हैं हम, और तो कुछ डालते नहीं। तो इसकी वजह से मैग्नीशियम नहीं होता, इसी वजह से खाने में पहले जैसा टेस्ट हुआ करता था वैसा टेस्ट आज है ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैग्नीशियम है ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा सल्फर भी चाहिए एंजाइम एक्टिवेशन के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो ये सारी चीजें तो चाहिए बहुत ज्यादा मात्रा में। अब कम मात्रा में क्या चाहिए? आयरन चाहिए, मैंगनीज चाहिए, जिंक चाहिए, कॉपर चाहिए, बोरॉन चाहिए, मोलिब्डेनम चाहिए, क्लोरीन चाहिए। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। और ये जो दो चीजें हैं हर फसल में नहीं चाहिए, सोडियम और सिलिकॉन, लेकिन कम कम मात्रा में ये हो तो खरपतवार नहीं उगेगी। ऑस्मोसिस बैलेंस को मेंटेन करने में, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करेगा ये, और फोटोसिंथेसिस में भी मदद कर सकता है। तो ये अलग अलग काम पौधे के अंदर हो पाए, इसकी वजह से बहुत कम मात्रा में ये सारे चीजें भी चाहिए। अब हम समझते हैं इसको एक वीडियो के माध्यम से कि ये होता कैसे है। Plants require 16 different nutrients for balanced crop growth and survival, which are provided to the plant through air, soil, and water. All nutrients may be present in the soil, but not in a bioavailable form. For example, plants are often limited in nitrogen, phosphorus, and potassium because, while they might be present, many times these nutrients are not available in a form the plants can use. Biostimulants can improve a plant's ability to utilize the nutrients present in the surrounding environment in a variety of interconnected ways, by increasing the bioavailability of nutrients or by improving nutrient uptake, which can help prevent the loss of those nutrients to the environment through processes such as leaching. तो आपने देखा कि जैसे जैसे ये जड़ नीचे जा रही है वैसे वैसे तना भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे के सारी खुराक, जैसे हमारे शरीर को खाना पानी और हवा चाहिए, वैसे पौधे को भी खाना पानी, हवा और सूरज की धूप चाहिए। ये चारों चीजें अगर उसको पर्याप्त मात्रा में मिलती है तो वो अपना शरीर का विस्तार कर पाएगा और हमें अच्छे अच्छे फल और सब्जी दे पाएगा। अब ये बायो स्टिमुलेंट ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं और ये कैसे होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बायोस्टिमुलेंट ग्रैन्यूल्स जो हैं वो एक ऐसा नेचुरल विकल्प है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी, यानी कि मिट्टी की उर्वरता को, मिट्टी के की उपज को बढ़ाने में मदद करता है। न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी और माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाता है। यानी कि पहले के समय में जो केचुए हुआ करते थे, अच्छे कीड़े हुआ करते थे मिट्टी के अंदर, जो सॉइल को बनाने में मदद करते थे, नीचे तक खोदने में मदद करते थे। क्योंकि अगर चींटी भी कहीं रहती है ना, आप देखेंगे वो छेद बना देती है। खरगोश रहता है या इस तरह की गिलहरी रहती है, वो छेद बना देती है। तो जब छेद हो जाता है मिट्टी के अंदर, या मिट्टी बहुत ही पहले के समय में मिट्टी में काफी सारे चीजें होती थी। चूहे अपना बिल बनाते थे, और खरगोश बिल बनाते थे, नेवले बिल बनाते थे, सांप बिल बनाते थे। लेकिन आजकल खेत में इतना ज्यादा केमिकल हम डालते हैं कि आजकल वो ना तो सांप है, ना खरगोश है, ना नेवले हैं, ना गिलहरी है, ना चूहे हैं। तो इतना ज्यादा केमिकल है कि वो भी वहाँ सेफ नहीं महसूस करते, है ना। तो जब हम बायोस्टिमुलेंट ग्रैन्यूल्स बायोनेटस का इस्तेमाल करते हैं तो ये माइक्रोबियल एक्टिविटी को नेचुरली बढ़ा देता है। यानी कि जो अच्छे कीड़े हैं उसको नेचुरली बढ़ाता है। इससे
किसान का आधा काम आसान हो जाता है। मिट्टी को बनाने वाला काम अच्छे कीड़े भी करते हैं, केंचुए भी करते हैं, और सॉइल का स्ट्रक्चर पहले से बेहतर हो जाता है। इसका काम क्या है? ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड को पैदा करना है। कैसे? इसके अंदर लियोनार्डाइट नाम का एक तत्व होता है, जो कि नेचुरल कंपोस्ट कहा जाता है और ऑर्गेनिक सोर्स से बनाया जाता है। ये एक तरह का कोयला भी होता है, जो कि कनाडा से मंगाया जाता है। ये कनाडा में सबसे अच्छा मिलता है, और इसको कनाडा से मंगाने के बाद इसको यहाँ पर प्रोसेस किया जाता है और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमारे पास रेनेटस के बायोनेटस के जरिए अवेलेबल किया जाता है। ये एक तरह का कोयला भी होता है, लिग्नाइट, एकदम काला रंग का होता है। आप देखेंगे कि जब मिट्टी को बनाया जा रहा है खेती करने के लिए, तो मिट्टी बिल्कुल गहरे रंग की होती है, और जब फसल कट जाती है तो मिट्टी बिल्कुल सफेदी छा जाती है मिट्टी के ऊपर। क्यों सफेदी छा जाती है? क्योंकि मिट्टी के अंदर से जो भी एलिमेंट थे वो सारे के सारे निकाल लिए गए हैं। इसकी वजह से मिट्टी में कुछ नहीं बचता। जैसे हमारे शरीर के अंदर खाने को पचाने के लिए कुछ अच्छे कीड़े, कुछ अच्छे कीटाणु मौजूद है, वैसे ही हमारे मिट्टी के अंदर भी कुछ अच्छे कीटाणु होने चाहिए, जो कि मिट्टी को अच्छा बनाए रखते हैं लंबे समय में। तो ये प्रोबायोटिक है सॉइल का, जो कि बिगर यील्ड यानी कि ज्यादा बड़ी उपज दे सकता है, मिट्टी को बेहतर बना सकता है, और मॉइस्चर मेंटेन करने में भी मिट्टी की मदद करता है। 3 kg बायोनेटस बायोस्टिमुलेंट ग्रैन्यूल्स करीब करीब 2 kg ह्यूमिक एसिड पैदा करने की क्षमता रखता है। आमतौर पे जब आप 3 ट्रैक्टर जब खेत के अंदर मतलब अगर गोबर लगाते हैं, 1 एकड़ की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें करीब करीब 250 से 400 ग्राम ह्यूमिक एसिड पैदा होता है। 3 ट्रैक्टर में, 3 ट्रैक्टर जिसमें हर ट्रैक्टर में 3 मेट्रिक टन गोबर रहता है। वो ट्रैक्टर के पीछे में एक होता है ना, जो ट्रैक्टर खींच के लेके जाता है, जो उसमें 3 मेट्रिक टन गोबर होता है। ठीक है। अब वैसे वैसे 3 ट्रैक्टर यानी कि 9 मेट्रिक टन अगर आप वो गोबर ले लें, तो उससे किसी बहुत अच्छी मिट्टी अगर नहीं है तो वहां पर 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड पैदा होगा, और अगर बहुत अच्छी मिट्टी है तो वहां 400 ग्राम ह्यूमिक एसिड भी पैदा हो सकता है। ऐसी मिट्टी में जब आप रेनेटस का बायोस्टिमुलेंट ग्रैन्यूल्स डालते हैं, वो 15, 20 या 25 या 30 kg मिट्टी में आप इसको डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन जब आप 3 kg रेनेटस बायोस्टिमुलेंट ग्रैन्यूल्स डाल देते हैं, तब ये 2 kg ह्यूमिक एसिड बनाता है, यानी कि जितना वो जो गोबर बना रहा था उसका 5 गुना, 5 टाइम्स, यानी कि 45,000 kg गोबर के बराबर का ये ह्यूमिक एसिड का काम करता है। यानी कि जो 45,000 kg आप अगर गोबर डालते हैं, यानी कि आप करीब करीब 15 ट्रैक्टर अगर आप गोबर डालते, या 15, हाँ, एक ट्रैक्टर में 3 होता है, तो हाँ, अगर आप 15 ट्रैक्टर अगर गोबर डालते, तो जितना ह्यूमिक एसिड पैदा होता, उतना ह्यूमिक एसिड ये 3 kg के बस्ते में कर देता है। अब बहुत सारे किसान ये कह सकते हैं कि भाई ये तो बहुत कम है, हम तो 50 kg डालते हैं। आपको ये उसको बताने की जरूरत है, एग्जाम्पल देके बताने की जरूरत है, क्योंकि किसान भाई जो है वो बहुत ज्यादा लिटरेसी या बहुत ज्यादा किताबी पढ़ाई लिखाई उन्होंने की हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो आप उनको बताइए कि अगर कोई 7 फुट का व्यक्ति है तो भी वो मतलब अगर कोई दवाई खा रहा है तो वो उतनी ही खाएगा जितना एक शायद 5 फुट वाला व्यक्ति उसी की उम्र का। क्योंकि आपका कद काठी कितना बड़ा है इसके ऊपर मायने नहीं रखता, शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वैसे ही काम करता है। तो आप देखिए कि आप कम भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिसकी वजह से आपको फायदा ज्यादा होगा। अब ये काम एग्जैक्टली क्या करता है? न्यूट्रिशन जो है मिट्टी के अंदर, ये मिट्टी का प्रोडक्ट है, इसका पौधे से कोई लेना देना नहीं। ये आप किसी भी पौधे पे डाल सकते हैं, चाहे पैदा मतलब अभी आप उसको फसल लगाने वाले हैं या फसल लग चुकी है, दोनों दोनों सूरतों में इसको डाला जा सकता है। तो इसका काम क्या है? मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं उसको बढ़ाना इसका काम है। क्या काम है? मिट्टी के अंदर पोषक तत्व को बढ़ाना, यानी कि मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होंगे वही पौधे को मिलेंगे, और अगर मिट्टी के अंदर ज्यादा पोषक तत्व होंगे तो पौधे को ज्यादा पोषक तत्व मिलेंगे। इसके अलावा माइक्रोबियल एक्टिविटी, पहले के समय में केंचुए होते थे, अच्छे कीड़े होते थे, लेकिन आजकल केमिकल डालने से बुरे कीड़े तो मर रहे हैं, उसके साथ साथ अच्छे कीड़े भी मर जा रहे हैं। ये अच्छे कीड़े ना मरे, ऐसी व्यवस्था ये करता है।
और ये क्या करता है कि अच्छे कीड़े की पैदावार इतनी बढ़ा देता है। ये समझ लीजिए अच्छे कीड़े का खाना है इसके अंदर। अच्छे कीड़े का खाना जब मिलता है उसको, तो वो ज्यादा से ज्यादा उसकी पैदावार होती है। अच्छे कीड़े साइज में तेजी से बढ़ते हैं, और जितने ज्यादा अच्छे कीड़े होंगे उतना अच्छा काम होगा। और अच्छी बात क्या है बायोस्टिमुलेंट ग्रैन्यूल्स की, रेनेटस के, कि एक बार जब आप उसको मतलब इससे एक दो साइकिल आप खेती कर लेते हैं, तो मिट्टी के अंदर अच्छे कीड़े मरते ही नहीं है। अगर अच्छे कीड़े नहीं मरेंगे तो ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड लगातार बनता रहेगा, और मिट्टी हमेशा उर्वरक रहेगी। मिट्टी बिल्कुल ठोस हो जाती है, आप देखेंगे मिट्टी को सॉफ्ट किया जाता है खेती करने के समय, और मिट्टी बिल्कुल ठोस हो जाती है जब खेती कंप्लीट हो जाती है, जब फसल कट जाती है। तो जब पूरी की पूरी ठोस होने ही नहीं देगा ये मिट्टी को, क्योंकि माइक्रोब्स, मिट्टी के अंदर जो कीड़े हैं, मिट्टी के अंदर जो केंचुए हैं, वो पूरी तरह से मरेंगे नहीं, क्योंकि आपने केमिकल डाला ही नहीं। केमिकल डालेंगे तब ना मरेंगे वो। अच्छे बुरे को मारना चाह रहे थे आप, अच्छे भी मर गए, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है आज की डेट में। खाने में कोई टेस्ट नहीं है। खान मतलब फल की या सब्जी की साइज कम है, शाइन के लिए वो अलग अलग तरह की दवाइयां डालते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। रूट की ग्रोथ अच्छी हो पाएगी, ऐसी ऐसी मिट्टी बना देता है। ये पौधे की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ मिट्टी की बात कर रहा हूँ। तो एक ऐसे अनुकूल परिस्थिति बना देता है मिट्टी के अंदर, जिससे कि बड़ी तेजी से रूट की ग्रोथ हो सके। सॉइल का स्ट्रक्चर अच्छा बना देता है, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है मिट्टी नीचे तक, जिसकी वजह से जड़ बड़ी नीचे से तक चली जाती है। आप देखेंगे ठोस मिट्टी में जड़ ज्यादा नीचे जा नहीं पाएगी, लेकिन अगर मिट्टी सॉफ्ट होगी तो बड़ी आसानी से जड़ नीचे जाएगी, और नीचे से पानी लेगी, नीचे से ज्यादा अच्छा खाना ले पाएगी। तो सॉइल का स्ट्रक्चर, पोरोसिटी बनी रहती है। इरोजन को बढ़ा देता है अंदर मिट्टी के, ताकि सॉइल की पोरोसिटी बनी रहे, और एरिएशन मतलब हवा बढ़ सके। आप देखेंगे कि सैलून में या आपको ब्यूटी पार्लर में स्पंज नजर आता है। उस स्पंज के बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसकी वजह से मतलब पानी उसमें सोख लेता है, तो बहुत ज्यादा पानी वो स्पंज सोख पाता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में हवा होती है। ठीक उसी तरह से अब जब मिट्टी को भी इस तरह का बना देता है, ताकि मिट्टी के अंदर हवा जा पाए, एक छोटे छोटे आप देखेंगे खोद देंगे तो मिट्टी अंदर की तरफ हवा जा पाएगी। ठीक उसी तरह से ये बिल्कुल अंदर तक मिट्टी को खोद देता है। कैसे? कीटाणुओं की मदद से। अच्छे कीटाणु मिट्टी को अपने आप खोद देते हैं, क्योंकि उनको रहने के लिए जगह चाहिए। और ज्यादा जैसे जैसे उनकी फैमिली बढ़ती जाएगी, और अच्छे कीटाणुओं की फैमिली हर घंटे बढ़ती जाती है, हर मिनट बढ़ती जाती है, अगर उनको सही खाना मिल जाए, सही रहने की जगह मिल जाए और केमिकल ना मिले तो हमारे रेनेटस के प्रोडक्ट के जरिए हमारा मकसद है कि हम किसी भी तरह का कोई भी केमिकल का इस्तेमाल ना करें। ये एक मुहिम है, ये एक रेवोल्यूशन है, ये एक क्रांति है, जो कि हम अपने प्रोडक्ट के साथ ला सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम तो आपका ये बायो नेटस का हमने ये इस्तेमाल किया, ये जो ग्रैन्यूल्स है, बायोस्टिमुलेंट ग्रैन्यूल, या पीजीपी भी इस्तेमाल किया, या स्प्रे भी, एसपीए भी इस्तेमाल किया, लेकिन अभी भी हमारे कीड़े अभी भी हैं। वो क्यों है? क्योंकि पहले जो आपने पाप किया है, पहले जन्म में आपने जो पाप किया है, वो पाप का फल तो आपको भोगना पड़ेगा ना। तो जो केमिकल आपने पहले डाले हैं, ये उसका दुष्प्रभाव आपकी मिट्टी को अभी भी झेलना पड़ रहा है। तो आप धीरे धीरे जब उसको साइकिल्स में लंबे समय तक चलाएंगे, तो आप देखेंगे मिट्टी आपकी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। और आप देखिए कि ये जो असुविधा जंगलों में तो नहीं आती। जंगल में तो कोई भी यूरिया डालने नहीं जाता, डीएपी डालने नहीं जाता, लेकिन जंगल में तो दिक्कत नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वहां अच्छे कीड़े भी हैं, जो बुरे कीड़ों से लड़के उसका खात्मा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर हम लोग इसको नेचुरली डील कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई अभी तक इस्तेमाल करता आया है, तो वो आधा इस्तेमाल करे, फिर अगली खेती में उसका आधा, फिर अगली खेती में उसका आधा, फिर अगली खेती में उसका आधा, और धीरे धीरे जब ये इस्तेमाल करेंगे, तो पैदावार बहुत ज्यादा होगी। अभी मैंने कुछ समय पहले देखा भी था कि गन्ना उगाया गया, तो जहां एक जगह पर 4 बेल पैदा होती थी, वहां 20-20, 30-30 बेल, मतलब 30-30 पौधे निकले हुए हैं। क्योंकि जब बीज लगाया जाता है, तो सारे के सारे बीज नहीं पनपते हैं। उतनी खुराक ही नहीं मिल पाती है उन बीजों को कि सारे बीज पनप पाए। लेकिन जब पीजीपी मिलेगा, जब बायो स्टिमुलेंट ग्रेन्यूल्स मिलेगा, तो उसकी 30-30, 40-40 बेल निकलेगी, जो कि आमतौर पे खेती में 4-6-8 बेल निकलती है उसकी, एक जगह से, एक तने से, एक 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 मिट्टी के क्लस्टर से। तो इससे क्या होगा? पैदावार हो सकता है 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना तक हो जाए। तो अगर 10 गुना हो रहा है, तो अगर मान लीजिए किसी ने 2,000-3,000 रुपए खर्च किए हैं,
तो उसका मुनाफा होगा 10,000, 20,000, 30,000 रुपए तक। तो उसको फायदा होगा, क्योंकि उसने कम लगाकर बहुत अच्छी पैदावार ली है। और उपज अगर ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा बिकेगी, और ज्यादा बिकेगी ज्यादा पैसे आएंगे। तो ये जो है सार्थक होगा। प्लस केमिकल का प्रयोग किया नहीं हमने। मिट्टी का पीएच जो है बिल्कुल नॉर्मल रखा, क्योंकि आमतौर पे जब हम केमिकल प्रयोग करते हैं तो मिट्टी का पीएच एसिडिक हो जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं भाई हम यू अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर भी डालेंगे और बायोनेटस भी डालेंगे, तो उससे क्या, वो मत डालिए। क्यों क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा आपको अल्कलाइन है और वो एसिडिक है, तो दोनों आपस में भिड़ के बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा ज्यादा। इसकी वजह से दोनों आप कम डालें ना डालें तो बेहतर रहेगा। आप अगर सिर्फ बायोनेटस का प्रयोग करें, हमारे प्रोडक्ट्स का प्रयोग करें, तो इससे ज्यादा फायदा होगा। पानी आप देखेंगे मिट्टी में ऊपर की तरफ बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, तो क्योंकि स्पंज ज्यादा पानी सोख लेता है, क्योंकि बीच में हवा ज्यादा है, बीच में गैप्स हैं। तो ठीक उसी तरह से जो मिट्टी है खोद दी गई है कीटाणुओं के द्वारा, तो पानी वहां ज्यादा ऊपरी सतह पे टिका रहता है, जड़ों को ज्यादा पानी मिल पाता है। केमिकल के ऊपर कोई निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो अच्छे कीड़े थे वो वापस आ गए, और अच्छे कीड़े अपना काम कर रहे हैं, किसानों की मदद कर रहे हैं, उपज बढ़ा रहे हैं। तो आपको केमिकल की जरूरत, जो काम केमिकल से कर रहे थे वो काम अगर इससे हो जाता है तो केमिकल की जरूरत ही क्या है? केमिकल की जरूरत नहीं। स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ जाता है। मिट्टी का जो दबाव, मतलब सहन करने की जो शक्ति है, दबाव मतलब तापमान का दबाव, ज्यादा पानी आ गया उसका दबाव, ज्यादा सूखा पड़ गया उसका दबाव, तो टॉलरेंस उसका अच्छा बनाए रखती है। इसके अलावा क्योंकि कीड़े हैं तो पानी वहां बना रहता है, अच्छी क्वालिटी बनी रहती है, तो उसको कीड़ों की वजह से भी काफी हद तक मिट्टी अच्छी बनी रहती है। सस्टेनेबल फार्मिंग यानी कि बिल्कुल पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्वालिटी बढ़ाता है। कैसे? मिट्टी को अच्छा बना के, मिट्टी को इतना अच्छा बनाता है कि फलों की या सब्जियों की या जो भी आप उगा रहे हैं उसकी क्वालिटी, उसकी उसकी संख्या, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों को बढ़ा देता है। इसके अलावा इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको बड़ी, आप देखिए कि मिट्टी में जो आप मिला रहे हैं, मिट्टी में जो मिला रहे हैं वो पौधे के लिए मिला रहे हैं ताकि पौधा उसको ले पाए। तो आप इसको डाल के आपको पानी डालना है, जब तक पानी नहीं डालेंगे तब तक काम नहीं होगा। 3 kg बायोस्टिमुलेंट, बायोनेटस बायोस्टिमुलेंट ग्रैन्यूल्स जो हैं आप 1 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 20, 25 से 30 kg मिट्टी अपने खेत में चारों तरफ से ले लेनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं, किसान कहते हैं कि भाई हम कैसे विश्वास कर लें। आप देखिए कि आप अगर इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आप 2-2 kg मिट्टी अपने चारों दिशाओं से ले लीजिए, और सेंटर से मतलब आप ले लीजिए 10 kg मिट्टी, आप अच्छी तरह से मिला लीजिए। अच्छी तरह से मिलाने के बाद उसके आप 4 हिस्से कर दीजिए, तो आपको 250 ग्राम आ जाएगा। 250 ग्राम को फिर अच्छी तरह से मिला के फिर उसके 4 हिस्से कर लीजिए, तो आपको 600 ग्राम के करीब आ जाएगा। 600, 625 ग्राम। फिर जब आप उसको और 4 हिस्से कर लीजिए, बराबर बराबर करके 4 हिस्से बराबर कर लीजिए, तो आपको 150, 250 ग्राम आ जाएगा। उस 150, 250 ग्राम को आप टेस्ट करवाइए। टेस्ट करवाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस चीज की कमी है, अल्कलाइन है या एसिडिक है, आपके सॉइल के बारे में पता चल जाएगा। आसपास के किसी भी टेस्ट या ग्रामीण जो ऐसे जगह होती है जहां आप टेस्ट कर सकते हैं, लैब्स होती है सॉइल टेस्टिंग की, वहां करवा सकते हैं। फिर उसके बाद आप वापस उतनी ही मिट्टी लेकर 10 kg, 20, 15, 20, 10 kg ही मिट्टी लेके आप उसमें 3 kg बायोस्टिमुलेंट ग्रैन्यूल मिलाइए। फिर से आप उसको अलग अलग 4 हिस्से कीजिए, तो आप देखेंगे कि 12 से 13 kg का वो टोटल मिक्सचर होगा। और उसको जब आप बराबर बराबर बांटेंगे तो आप देखेंगे कि 4 हिस्से में 4 kg, 3 kg आ रहा है। 3 kg आ रहा है। अब 3 kg को बराबर बराबर हिस्से में बांटेंगे तो आप देखेंगे कि तकरीबन तकरीबन 800 ग्राम के आसपास आपके पास आएगा, 750, 800 ग्राम। फिर उसको वापस से आप 4 हिस्से में करेंगे तो 200 ग्राम आ जाएगा। तो उस 200 ग्राम को 15 दिन आप बायो स्टिमुलेंट ग्रैन्यूल्स डालने के बाद, पानी डालने के बाद 15 दिन तक इंतजार कीजिए, और फिर ये प्रक्रिया दोबारा से करिए। फिर सॉइल में टेस्ट करवाने जाइए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप इसको, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, आप इसको खुद से करवा सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि आप ये दोनों 2 बार करके सॉइल टेस्ट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिट्टी में जो भी कमी थी उस कमी को इसने 15 दिन के अंदर अंदर पूरा कर दिया है। तो आप इसको, ये डेमो है, ये डेमो अगर कोई करना चाहे तो निश्चित तौर पे कर सकता है। और इसको
आपको 25 से 30 केजी या 15 से 20 केजी मिट्टी में मिक्स करना है, और मिक्स करके उसको चारों तरफ बराबर बराबर उसको फैला देना है। इसके अलावा आपको पानी डाल देना है। पानी आप डालेंगे उसके बाद ये काम करना शुरू करेगा। पानी आप अगर 1 महीने बाद डालेंगे, 1 महीने बाद काम करना शुरू करेगा। इसको फैलाने के बाद तुरंत पानी डाल देंगे तो तुरंत काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि जैसे ही इसमें पानी लगेगा, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड बनना, पैदा होना शुरू हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा ह्यूमिक एसिड पैदा होगा तो अच्छे कीटाणु जल्दी से जल्दी उसको खाने के लिए यहाँ पर आएंगे, और अपनी संख्या को की वृद्धि करेंगे, तेजी से अपनी अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। क्योंकि कीड़े जो हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ते हैं, बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं। तो किस तरह का, हर तरह के मिट्टी में आप मतलब ये डाल सकते हैं। 1 एकड़ मिट्टी में 3 केजी आपको डालना पड़ेगा। 3 महीने तक की जो फसल है उसमें आपको एक बार डालना काफी है। अगर 4 से 7 महीने की फसल है तो 2 बार डाल सकते हैं। अगर आपकी 7 से 15 महीने तक की फसल है तो 3 बार भी डाल सकते हैं। और अगर कोई बड़ा पौधा है तो उसमें पहली बार उसके चारों तरफ एक एक घेरा बना दीजिए, थोड़ा सा खोद दीजिए, और फिर वहां पर बायोस्टिमुलेंट ग्रैन्यूल्स, अगर बहुत लंबा पौधा है, पौधा लंबा है, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, 10 फीट एंड अबव, तो आप 250 ग्राम ग्रैन्यूल्स डालिए। और 250 ग्राम ग्रैन्यूल डाल के आप पानी डाल दीजिए। और अगर वो छोटा पौधा है, मान लीजिए 1 फीट का पौधा है, तो आपको 250 ग्राम डालने की जरूरत नहीं है। तब हो सकता है कि 2 चम्मच, 3 चम्मच, या समझ लीजिए कि 50 ग्राम ही काफी है। लेकिन लंबा पौधा है तो उम्र जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा लगेगा, और उम्र जितनी कम है उतना कम लगेगा। अब आप हर 4 महीने के इंटरवल पे आप 150 ग्राम करके डाल सकते हैं। मतलब 600 से 700 ग्राम आपको साल भर के अंदर लगेगा, हर 4 महीने में आप डाल सकते हैं। चाय की पत्ती में भी वो डाल सकते हैं, लीची में भी डाल सकते हैं, कटहल में भी डाल सकते हैं, आम के पेड़ में भी डाल, कोई भी पौधा हो। आपको अगर बड़ा पौधा है तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। छोटा पौधा है तो उसको बुआई के समय जब पानी डालते हैं तो पानी डालने के ठीक पहले इसका, अगर मान लीजिए चावल है तो आप 1 महीने पहले पानी डालते, उसके बाद पानी तुरंत नहीं डालते। तो आप जब भी पानी डाल रहे हैं आप नेचुरल प्रोसेस में, उसके ठीक पहले आपको इसको डालने का है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया बायोस्टिमुलेंट ग्रैन्यूल्स के बारे में। अब हम पीजीपी के बारे में बात करते हैं। पीजीपी में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो कि अ, अ, ये नेचुरल हॉर्मोन्स जो पौधे के हैं उसको बूस्ट अप करने में मदद करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई पीजीपी का इस्तेमाल करें, हम कैसे मान लें कि ये काम करेगा। आप देखिए, एक तुलसी का पौधा है जो कि बहुत पवित्र माना जाता है। बहुत सारे घरों में इसकी पूजा भी होती है। अगर इस तुलसी के पौधे में अगर आप उसके अंदर थोड़ा भी यूरिया डाल दें, डीएपी डाल दें, तो आप देखेंगे कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज तक तुलसी का पौधा ही एक ऐसा पौधा है जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। वो उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा और मुरझा जाएगा। मुरझाए हुए पौधे में अगले दिन आप थोड़ा सा पीजीपी अगर डाल देते हैं, 1 बूंद 2 बूंद अगर आप थोड़े से पानी में मिक्स करके डाल देते हैं, तो आप देखेंगे मुरझाया हुआ पौधा वापस से जी उठेगा। आप ये कभी भी करके देख लीजिए। क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत लाजवाब प्रोडक्ट है, और इसका इसका जो काम है वो बोलता है। तो और ये प्रोडक्ट जब बात करता है ना तो बहुत सारे लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं। मतलब ये तमाशे का प्रोडक्ट है, गजब का प्रोडक्ट है। आप इसको ट्राई करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑक्सिन, गिबरलिंस और साइटोकाइनिन्स, ये 3 तरह के हार्मोन पौधे के अंदर भी होते हैं। और जब हम इसको बाहर से देते हैं तो उसकी अधिकता होती है, वो बूस्ट हो जाता है। उसके तने, उसका वो ज्यादा हरा हो जाता है, वो तेजी से ग्रो करना शुरू करता है। उसकी आप देखेंगे कि इसको स्प्रे करने के 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर आप इंची टेप लेके मापेंगे ना, तो आप देखेंगे पत्ते की साइज बढ़ गई, पेड़ की साइज बढ़ गई, फल की साइज बढ़ गई। यानी कि ये उन 72 घंटों के अंदर ये जो सेल की साइकिल है, वो नए सेल जो पैदा हो रहे हैं उसको बड़ी तेजी से बूस्ट कर देता है। और नए सेल्स अगर तेजी से बूस्ट होते हैं, और शरीर पौधे का भी जो हार्मोनल सिस्टम है वो जब तेजी से बूस्ट होता है, तो पौधे के अंदर सही में ग्रोथ आना शुरू हो जाता है। और ये जब ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है तो ये ये नेचुरली स्टिमुलेट करता है इस ग्रोथ को। इसमें भी किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है। अब ये क्या काम करता है? जड़ों को बढ़ने में मदद करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और टेस्ट बढ़ा देता है, शाइन बढ़ा देता है, फल की साइज बढ़ा देता है, फल का ओवरऑल यील्ड बढ़ा देता है। यानी कि अगर किसी पौधे में 50 फल हो रहे थे, तो अब वहां पर 60, 65, 70, 80 फल तक हो सकते हैं। इनफैक्ट ज्यादा भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितनी सही तरीके से उसको इस्तेमाल किया है। तो
अगर उसकी शाइन बेहतर होगी, अगर उसकी उसका टेस्ट बेहतर होगा, अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, अगर उसकी साइज बड़ी होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि बेच के ज्यादा पैसा मिलेगा। यानी कि किसान को बहुत ही फायदा होगा अगर वो इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करता है तो। इसके अलावा पौधे का रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। यानी कि अगर सूखा पड़ गया, या सलाइन सॉइल हो गया, या एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज्यादा धूप या बहुत ज्यादा बारिश या बहुत ज्यादा, मान लीजिए अगर बहुत ठंड पड़ गई जो कि उसको नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा तापमान वो अपना एडजस्ट करके अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करने की क्षमता रखेगा। इसके अलावा किसी भी तरह के, क्योंकि पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो गई है, इस वजह से किसी भी तरह का पेस्ट या किसी भी तरह का रोग आम तौर पर किसी भी पौधे को नहीं होगा। अगर आप पीजीपी का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी तरह का एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, तो वो जल्दी से किसी प्रॉब्लम को होने नहीं देगा। शुरुआत में जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत सारे केमिकल का प्रभाव पहले से है, जिसकी वजह से अच्छे कीटाणु नहीं है, जिसकी वजह से अलग से अगर आप बहुत ज्यादा डालते हैं तो आधा डालिए, और उसके बाद उसके उसका आधा, उसके बाद उसका आधा, उसके बाद उसका आधा, और फिर उसको कंप्लीटली बंद कर सकते हैं 2 से 3 बार खेती करने के बाद। बिल्कुल पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, और सॉइल की हेल्थ को लगातार बेहतर बनाता रहता है जब हम इसको स्प्रे करते हैं तो। अब इस्तेमाल कैसे करना है, अब बड़ी सीधी सी बात है, बहुत क्या है इसके अंदर भूल जाइए। ये पौधे के अंदर जाएगा तभी काम करेगा ना, पौधे के बाहर से तो काम कर नहीं सकता, अंदर जाएगा तभी काम करेगा। अंदर जाने के लिए या तो मिट्टी से देंगे या तो हवा से इसमें स्प्रे करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये या तो मिट्टी से भी जा सकता है पानी में मिला के, लेकिन स्प्रे करने से ज्यादा आसानी से पौधे के अंदर जा सकता है। अगर आप स्प्रे कर नहीं डालेंगे, तो आपको ज्यादा पीजीपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा पौधे तक पहुंचाने में, क्योंकि मिट्टी में जो चला जाएगा, जड़ से जो दूर होगा वो तो जा नहीं पाएगा जड़ में। जड़ जहां तक पहुंचेगी एक पौधे की, वहीं तक ना पीजीपी को एब्सॉर्ब कर पाएगी। और हर जड़ हर मिट्टी में हर जगह तो पहुंच नहीं सकती, ऊपरी पार्ट में तो पहुंच नहीं सकती। इस वजह से आप अगर डायरेक्टली स्प्रे करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पौधे के अंदर जाएगा तभी ना काम करेगा, तो पौधे के अंदर घुसाना पड़ेगा ना। कैसे डालेंगे? आप एक 15 लीटर वाला जो पंप होता है उसमें 40 ml आपको इसको डालना है, और ऐसे 12 पंप डालने हैं अगर छोटी फसल है तो। कोई भी अगर मान लीजिए टमाटर है, बैंगन है, भिंडी है, या इस तरह का कोई भी छोट मिर्च है, ऐसी कोई छोटी फसल है आपकी, तो आपको 12 पंप का इस्तेमाल करना है, और हर एक पंप में 40 ml इसको डालना है। हर एक पंप में 15 लीटर पानी होगा और 40 ml पीजीपी लिक्विड होगा। 1 एकड़ में ये पर्याप्त है, 12 पंप कर देंगे तो काम हो जाएगा। अगर लंबी फसल है तो 15 से 16 पंप की आपको आवश्यकता है, और हर पंप के अंदर 40 ml जाएगा, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब पीजीपी जो है वो 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आपको 1 केजी सीड के ऊपर 5 ml इसका स्प्रे करना है। थोड़ा पानी मिक्स कर लीजिए और 5 ml मिक्स करिए, और पानी थोड़ा कम मात्रा में रखिएगा, और आप उसको स्प्रे कर दीजिए। मान लीजिए अगर आप 5 ml ये डाल रहे हैं, तो 20 ml या 30 ml या 40 ml आप पानी ले सकते हैं। 30 ml के लगभग पानी ले सकते हैं आप। तो ये लेकर जब आप छिड़काव कर देंगे, तो छिड़काव करने के बीज में, सीड ट्रीटमेंट के समय, छिड़काव करने के घंटे भर के अंदर अंदर आपको बीज बो देने हैं। और अगर आप घंटे भर के अंदर बीज बो देंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑलमोस्ट 100% बीज पौधे का रूप लेंगे, जो कि आमतौर पे आजकल होता नहीं है। जब आप मान लीजिए 10 केजी बीज लगाते हैं, तो उसमें से करीब करीब 4 4 केजी, 5 केजी या 6 केजी ही वो पौधे का रूप लेते हैं, क्योंकि मिट्टी उसको पोषण ही नहीं दे पाती है बीज को, ताकि वो पनप सके शुरुआत में। क्योंकि जैसे छोटा बच्चा बहुत संवेदनशील होता है, उसका बहुत टेक केयर करने की जरूरत है, उसको बहुत खुद से हाथ से खिलाने की जरूरत है, उसका सुसु बॉडी साफ करने की जरूरत है। ठीक वैसे ही जब बीज पनप रहा होता है तो बहुत कमजोर होता है। तो जब आप पीजीपी स्प्रे कर देंगे 5 ml का, तो उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। उसको ऊटपटांग कोई चीज छेड़ेगी नहीं। मिट्टी के अंदर अगर कोई दुष्प्रभाव वाली चीज है भी तो उससे दूर रहेगी, और वो जर्मिनेट कर पाएगा, उसको वो खाद मिल पाएगी, वो खुराक मिल पाएगी, जिससे कि वो एक पौधे का रूप ले सके। आप देखेंगे आमतौर पे फलों में, फलों के बीज के आसपास बहुत सारा गूदा होता है। वो क्यों होता है? ताकि जब फल के साथ जब उसको लगाया जाए, आम है मान लीजिए, तो आम को, आम के साथ जब, आम के फल के साथ जब बीज को लगाया जाता है, तो क्या होता है, अंदर वो जो फल है उसके अंदर उसका जो गूदा है वो सड़ता है, और जब सड़ता है तो वो बीज के लिए खुराक का काम करता है।
ठीक उसी तरह से जब हम सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सीड ट्रीटमेंट करने के समय अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं पीजीपी का, तो वो वैसे ही फल के गूदे का काम करता है। और सीड ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं फॉयलर स्प्रे में, जैसा कि मैंने आपको बताया 40 ml आपको डालना है 15 लीटर के फॉयलर स्प्रे में। ड्रिप इरिगेशन अगर आप कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारा पानी एक साथ आपके पास है पहले से और पंप से पानी छोड़ रहे हैं, तो आपको 200 लीटर पानी में 1 लीटर पीजीपी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप पूरी तरह से मिट्टी में फैला दे रहे हैं इसको। मिट्टी में फैलने के बाद सारा का सारा तो जड़ नहीं अब्जॉर्ब कर पाएगी, कुछ ना कुछ तो मिट्टी में ही रह जाएगा, तो सारा का सारा मिट्टी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, इस वजह से डबल लग रहा है। स्प्रिंकलर इरिगेशन अगर आपको फुहारा जैसा जो होता है उसमें छोड़ेंगे अगर, तो 500 लीटर पानी में अगर आपको 2 लीटर पीजीपी की जरूरत पड़ेगी। कैसे इस्तेमाल करना है? छोटा पौधा है, 15-15 दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बहुत छोटी साइकिल है जिसकी, पहली बार 15 दिन, दूसरी बार 15 दिन, उसके बाद आप उसको 1 महीने बाद। और जहां लगा दिया वहां पर आपको बहुत ज्यादा पीजीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, या ग्रैन्यूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बेसिकली। आप इसको पौधा, मतलब आमतौर पे चावल की अलग चीज है, लेकिन अदरवाइज बाकी सब चीज में अगर कोई फल या कोई सब्जी का पौधा है खास करके, तो उसको जर्मिनेट होने के, यानी कि उसको पौधा को बुआई करने के 30 दिन के बाद आपको स्प्रे करना है, और एक बार फूल आने के समय में आपको स्प्रे करना है। तो इस तरीके से अगर आप स्प्रे करेंगे इसको तो अच्छा रहेगा। आपको स्प्रे करने के लिए स्प्रेडर पेनिट्रेटर एक्टिवेटर की जरूरत पड़ेगी, जिसके साथ मिला के आपको स्प्रे करना है, ताकि आप कम पीजीपी डाल के आप बहुत ज्यादा अच्छी तरह से पत्तों में स्प्रेड करते हैं। बहुत सारे लोगों के छतों पे या अलग अलग तरह के फ्लैट्स में रहते हैं लोग शहर में, तो उनके गमले होते हैं, वहां पर भी लगा सकते हैं। आपको एक गमले में 1 बूंद की जरूरत पड़ेगी आपको पीजीपी की। मतलब अगर गमला बड़ा है तो 2 बूंद ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आप मत लीजिए। स्प्रेडर का काम है जो भी आप इसके साथ मिलाएंगे उसको स्प्रेड कर देगा, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के प्रोसेस में ये उसको फैला देगा। तो स्प्रेडर का काम है फैलाना, पेनिट्रेटर का काम है जो भी उसके साथ अंदर डाला अंदर डाला है आपने, पीजीपी डाला है, जो भी डाला है उसको फैला दे, इसका काम है। और फैलाने के बाद उसको पौधे के अंदर घुसाने में मदद करे, घुसाने के बाद उसको इस्तेमाल करने के लिए मदद करे। ये 3 काम है इसके। ये अगर आप इसको हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड या फंगिसाइड के साथ मिलाते हैं तो ये उसको भी फैला सकता है, लेकिन आप उसके साथ मत मिलाइए। आप, अगर कोई किसान कर भी रहा है उसको आप अलग से कहिए कि जो आप अपने बच्चों के लिए उगा रहे हैं, जो आप घर पे खाते हैं, उसमें कम से कम आप यही इस्तेमाल करिए, आप देखिए क्या होता है इससे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सप्ताह भर के अंदर अंदर वो आपको दोबारा कांटेक्ट करेगा, बोलेगा मुझे ज्यादा चाहिए ताकि मैं अपने बाकी की जगह पे भी यही इस्तेमाल कर सकूं। तो पानी भी बहुत कम लगता है अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो, इको फ्रेंडली भी है, इसका सिर्फ काम फैलाना है। इसका मेन काम फैलाना है, जो भी इसके अंदर डालेंगे उसको फैला देगा। तो आप पीजीपी में डालेंगे तो पीजीपी को फैला देगा, कुछ और डालेंगे तो कुछ और फैला दे। इसका काम है फैलाना, पौधे के अंदर घुसाना और उसको इस्तेमाल करवाना, बस। तो इको फ्रेंडली है, बिल्कुल पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। ज्यादा भी इस्तेमाल हो गया, ज्यादा भी स्प्रे हो गया तो ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। 5 ml की जरूरत है 15 लीटर में, अगर फंगिसाइड के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आप करेंगे नहीं। 15 ml इस्तेमाल करेंगे 15 लीटर पानी के साथ। 15 लीटर पानी हर जगह क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो फॉयलर स्प्रे होता है, जो बस्ते की तरह होता है, पीछे पानी की टंकी होती है, वो एक स्टैंडर्ड साइज उसकी 15-16 लीटर की एक टंकी आती है। आती तो 20 की भी है, आती 12 की भी है, आती छोटी भी है, लेकिन उसकी स्टैंडर्ड टंकी 15 लीटर की होती है। इसकी वजह से उसका माप बताया गया है, जिससे ज्यादातर खेती होती है। आप जब इसको पीजीपी के साथ डालेंगे तो आप इसको 10 ml डालने की जरूरत है। एक एक एमएल में 20 बूंद होता है, ठीक है? 1 ml में 20 बूंद, और 100 ml में कितने बूंद हो गया? 200 बूंद हो गया। तो आपको 10 ml डालना है 15 लीटर में, जब आप प्लांट ग्रोथ प्रमोटर यानी कि पीजीपी के साथ आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अगर आप इसको इरिगेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 150 ml डालने की जरूरत पड़ेगी। और एसपी कितना डालना है, कैसे डालना है, ये पौधा कितना बड़ा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप जब स्प्रे करेंगे तो आप खुद ही दिख जाएगा कि चारों तरफ फैल गया कि नहीं फैला, अपने आप पता चल जाएगा, उसके हिसाब से आप ज्यादा या कम कर सकते हैं। अभी आते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इसके पेस्टिसाइड, बहुत सारे लोग कीड़े लग जाते हैं, ये कीड़े वो कीड़े। तो आपको क्या करना है? आपको ये कुछ कुछ पत्ते लेने हैं। बेलपत्र लेना है जो कि शिव जी को चढ़ता है, नीम का पत्ता लेना है जो कि आमतौर पे अवेलेबल है, कस्टर्ड एप्पल यानी कि सीताफल के पत्ते लेने हैं आपको 2 kg, बेलपत्र 2 kg, नीम पत्ते 2 kg, कस्टर्ड एप्पल यानी कि सीताफल 2 kg, आक के लीव्स होते हैं वो आपको 2 kg लेने हैं। और ये जो आक का पत्ता है वो मूल तौर पे ये बाईं तरफ है जो हनुमान जी को चढ़ता है, और धतूरा है।
धतूरा भी आपको, धतूरे का पत्ता भी 2 kg लेना है। वो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ। धतूरे का पत्ता भी आपको 2 kg, ये धतूरे का पत्ता 2 kg ले लेना है, यानी कि 2 kg, 2 kg, 2 kg, 2 kg और 2 kg, 10 kg टोटल ये आपने ले लिया। ठीक है, अब 10 kg ले लिया, इसको आपको अच्छी तरह से पीस लेना है चारों तरफ। कोई एक ऐसे बर्तन में डाल के इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद किसी बड़े बर्तन में इसको अच्छी तरह से आपने पीस लिया, बिल्कुल चटनी जैसी बन गई। अब 20 लीटर आपको गाय की मूत्र लेना है, गौमूत्र लेना है, और 20 लीटर गौमूत्र को इस 10 kg के मिक्सचर में मिला देना है। और मिला के 30 kg हो जाएगा, क्योंकि 20 लीटर गौमूत्र और ये 2-2 kg करके 5 चीजें, यानी कि 10 kg। तो 10 kg और 20 लीटर, टोटल 30 kg या 30 kg का से लिक्विड हो गया आपके पास। उसको आप घर के बाहर कहीं, घर पे नहीं, बहुत स्मेल आएगी, आपको उसको उबालना है जब तक ये आधा नहीं हो जाता। 30 kg है टोटल, आप जब उबालेंगे तो बिल्कुल आधा हो जाएगा, मतलब 15 kg हो जाएगा। 1 घंटा 2 घंटा जो भी लगे आपको इसको करने में, आपको तेज आंच में इसको पकाना है। और पकाने के बाद जब ये 15 kg का हो जाए, तो फिर उसको 1 दिन ठंडा करने देना है। और ठंडा होने के बाद आपको उसको छान लेना है। जो उसका गूदा गूदा है, उसको, सॉलिड गूदा को अलग कर दीजिए, और जो लिक्विड बन गया उसी को आप फॉइलर स्प्रे में मिक्स करके पेस्टिसाइड के तौर पे आप डाल सकते हैं। इससे किसी भी तरह के कीट, किसी भी तरह के पतंगे, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आशा करता हूं कि आप इस चीज को करेंगे और इसका पूरा से पूरा लाभ लेंगे।